सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इन दिनों में हुकूमत साजी का अमल जारी है। गुज़श्ता रोज़ मुस्लिम लीग नून की नामजद वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत में नून लीग पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें मरीम नवाज़ ने कहा कि आज से पंजाब का नया दौर शुरू होने जा रहा है। मरीम नवाज सूबे की वजारत संभालने के लिए इंतहाई पुरअज़्म है। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा किसी सूबे की हुक्मरानी खातून के हाथ में जाने वाली है। यही नहीं, खुद मरीम नवाज पहली मरतबा अमली सियासत में आई हैं और रुकने कौमी और सूबाई असम्बली मुंतखब हुई हैं। इससे पहले उन्हें हुक्मरानी का कोई तजर्बा नहीं, जबकि उनके चचा मियाँ शहबाज शरीफ को पंजाब का बेहतरीन वजीर आला करार दिया जाता है। दूसरी जानिब इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सूबे में अक्सरियत हासिल करने के बावजूद इस मरतबा नून लीग को पंजाब में वो हिमायत नहीं मिल सकी जिसकी तवक्कुआत थी, जिसकी एक मिसाल राना सनाउल्लाह और खुरम दस्तगीर जैसे मजबूत उम्मीदवारों की शिकस्त है। मियाँ साहब भी इंतखाबात के बाद से सियासी मंजरनामे से गायब हैं। ऐसी सूरत हाल में सवाल हमारे सामने ये है कि मरीम नवाज अपनी काबीना को चलाने में कितनी कामयाब हो सकेंगी। बतौर वजीर आला पंजाब में उनके सामने क्या चैलेंजेस होंगे और क्या वो एक मरतबा फिर सूबे में अपनी पार्टी की पोजीशन बेकामयाब होंगी। ये सवाल लेके अपने पैनलिस्ट की जाने बढ़ूंगी। तारुफ में करवा देती हूँ। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ कराची स्टूडियोज में मौजूद हैं। एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ज़ाहिर शाह शराजी साहब वीडियो लिंक के जरिए पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। असद निज़ामी साहब लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ देंगे। तो जनाब, ये सवाल लेके सबसे पहले मैं बढ़ूंगी एहतशाम साहब की जानिब और उनसे जानूंगी कि वो किस तरह से इस मामले को देख रहे हैं। जी एहतशाम साहब। देखें हमने जिस अंदाज से हम देख लें कि पॉलिटिकल लैंडस्केप पे मसाइल ही मसाइल हैं और एक तरफ उनके चचा शहबाज साहब 16 माह की जो परफॉर्मेंस के बाद 7 माह से सख्त तनकीद का निशाना बने हुए थे, वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और इस दौरान उनकी भतीजी जो है ना वो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए तैयार बैठी हुई हैं। देखिए 4 चीज़ें हैं, जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि वक्त कम होता है। देखिए पहली तो बात यह है कि जो एक आप मैसेज होता है ना वाइफ देते हैं क्या है। कल पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई, मीटिंग से ज़्यादा अखबारात ने जो खाबागिरी की गई ना वहाँ पे मटन कौरमे खीर पता नहीं क्या का आइटम, तो यही बता रहा है कि रविश पुरानी है कि ये हालात मुल्क के जैसे भी हैं वही रहेगी। तो मुझे इसको बड़ा अफसोस हुआ कि ये होनी नहीं चाहिए थी, चाय भी नहीं पिलानी चाहिए थी मुझे हालात में। आपने खाने इतने ज़बरदस्त खिलाए। एक दूसरा सबसे बड़ा उनके लिए मसला होगा कि जो वोट बैंक उनका छिन गया अमना वहाँ से, वो कैसे लेके आएंगे। पीटीआई का बानी जो मैं कहता हूँ कि उसने लोगों की खोपड़ियों में ड्रिल करके सुराख करके अपना बयानिया डाल दिया है और वो निकल नहीं रहा और आप बयानिया नहीं बना पाए। ये मुकाबला आप कैसे करेंगे। डिजिटल मीडिया ये सारी चीज़ें हैं। वोट बैंक छिन गया आपका, कैसे दिया गया नहीं दिया गया उसमें नहीं बहस में जाते, लेकिन ये बहुत बड़ा टास्क होगा कि 12 करोड़ सूबा जो 40 साल से उनके पास था उनसे दूर हो गया, वापस कैसे लेंगी। तीसरा बड़ा उनके लिए मसला होगा कि पार्टी के अंदर जो इशू चल रहे हैं वो क्या क्या है। देखें एक तरफ बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप बैठा हुआ हमजा का, वो जो आप चलिए जिसका कहते हैं दिल टूटा हुआ है, शहबाज साहब के साहबजादे, वो कहते हैं कुर्बानी मेरी है। जब सारे माफिया मान के जद्दा चले गए थे तो मैंने सोबतें बर्दाश्त की थी और मेरा हक बनता है और मुझे नहीं बनाया गया। एक फिर उसके बाद पार्टी फैमिली के अंदर मसाइल हैं। अब देख लें जिस अंदाज से फैमिली के अंदर मसाइल चल रहे हैं। होते हुए हमजा शहबाज वो अपनी बिल्कुल तैयारी में थे वजीर आला पंजाब को, उन्होंने तो ओथ भी ले लिया हुआ था, तो उनका तो दिल टूटा होगा। जी जी, अब देखना यही है कि उनको कैसे वो न्यूट्रलाइज करेंगी हमजा को और कितना मुश्किल होगा। और तीसरी बात यह है वो है आमना कि आप पंजाब में एक डेरा डाल दिया जाके पीपल्स पार्टी ने गवर्नर हाउस में, वो देखें कितना डिस्टेबलाइज कर सकते हैं, कितने कानूनी और आइन साजी के मामला में कितना टफ टाइम देते हैं नहीं देते हैं। तो मतलब ये कोई इतनी आज़ादी के साथ काम नहीं होगा। फिर देखें अगली बात जो सबसे ज़्यादा अहम है ना कि नवाज शरीफ साहब अब खामोश होकर बैठ गए हैं, बेटी को मशवरे देंगे, लेकिन कहा जा रहा है, मिसाल दी जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एजिंग सीजर जो है ना वो यंगर बुटस से किसी हवाले से इख्तलाफात तो नहीं पैदा होंगे कि उनके साहबजादे जो है ना इस वक्त परेशानी के आलम में है कि मेरे साथ हुआ क्या। अब ये है कि देने के लिए कुछ नहीं है, ऐलानात हैं आईडी करने हैं, आईटी यूनिवर्सिटी बनाने फला। देखें हमने इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, वी हैव लॉस्ट इकोनॉमिक सॉवरेनिटी। अभी आप देखें जिस अंदाज से 80% बैंक बाहर के लोग खरीद के ले गए हैं, 100% आपकी जिसको कहते हैं ये मोबाइल कंपनियां जो है ना वो फॉरेन कंपनियों ने ले लिया। हमारे पास फॉल बैक करने के लिए देने के लिए कुछ नहीं है। तो मेरा ख्याल है एक सख्त फैसला है और ये जो बैसाखियों के सारी हुकूमत बनी है खास तौर पे सेंटर में, मेरा नहीं ख्याल कि वो बहुत ज्यादा लेवरेज होगा पंजाब में। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल देखा जाए एक
सिचुएशन बनी हुई है, क्राइसिस वाली सूरत हाल है, उसमें एक पहला तजुर्बा मरीम नवाज का, उसको असद निज़ामी कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप लाहौर में बैठे हैं, बेहतर तरीके से जान सकते हैं। तो असद बताइएगा, आप कैसे देख रहे हैं मरीम कितनी कामयाब हो पाएंगी? क्योंकि फैमिली में तो है, डायनेस्टी में तो है उनके पॉलिटिक्स, लेकिन पहला तजुर्बा है हुकूमत चलाने का। जी बिल्कुल, पहला तजुर्बा है। एक तो सबसे पहले हमने इसी शो पे पहले भी बात की थी कि वो पाकिस्तान के अंदर पहली होंगी खातून के तौर पे चीफ मिनिस्टर, और जैसे ये अनाउंस हो गया है कि अब हलफ भी उठा लेंगी और वो सेशन भी कॉल हो गया है। और सिंध के अंदर जो हो रहा था कि शायद फरयाल तालपुर जो उनको भी दिया जाएगा उहदा इस चीज़ का, लेकिन वो उसकी भी क्लैरिटी नहीं है। अलबत्ता उनके जो चैलेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जैसे देखना ये भी होता है कि जो गवर्नमेंट के अंदर आ रहे हैं और गवर्नमेंट करने जा रहे हैं कि माजी की गवर्नमेंट क्या छोड़ के गई है। तो ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसके अंदर एक रिकॉर्ड हमने देखी, बोरोइंग की गई लोकल बैंक से, और ये सारे और कुछ प्रोजेक्ट्स जो उनके हैं, खासतौर पे लाहौर के अंदर एक सीबीटी का कनेक्टिव जो प्रोजेक्ट है गुलबर्ग के अंदर और गुलबर्ग से आगे वॉल्टन रोड की तरफ, वो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है जो इस वक्त पेंडिंग है, उस वक्त कुछ चल रहा है। तो आते साथ फोकस एक उस चीज़ पे भी होना चाहिए है, और उसके लिए जाहिर है हर चीज़ के लिए पैसे चाहिए होते हैं, और वो पैसे जो हैं क्योंकि अगर लेंडिंग के तौर पे किए हुए तो जाहिर है वो पैसे वापस भी करने हैं। तो ये है। बाकी उनके जो बयानात हैं उनसे तो ये साबित हो रहा है कि वो कुछ मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर आ रही हैं। जैसे उन्होंने एयर एम्बुलेंस वाली बात की। असल में देखने वाली चीज़ ये है कि मरीम नवाज साहिबा के साथ जो उनके बाकी फैमिली मेंबर्स हैं उनके अंदर मियां नवाज शरीफ साहब का क्या रोल होता है। हमने जब शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे और मरकज में नून लीग की गवर्नमेंट नहीं थी पीपीपी के दौर के अंदर, तो ये हमने बड़ा देखा था कि शहबाज शरीफ साहब का जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस था उसके अंदर काफी लोग जो ब्यूरोक्रेसी के थे वो नाराज भी हो जाते थे कभी कभार, और उनको पैसिफाइंग फैक्टर जो था वो मियां नवाज शरीफ साहब अदा करते थे। और ये भी हमने देखा है कि इन टर्म्स ऑफ जो आउटलुक है और इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स मरीम नवाज साहिबा का जो थोड़ा सा टेम्परामेंट है वो अपने चचा से ज्यादा मिलता है बनिस्बत मियां नवाज शरीफ साहब के। तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब जो है ये सेम कैपेसिटी के अंदर आएंगे? क्योंकि सिचुएशन तो सेम है कि वो किसी ऑफिशियल ओहदे पे तो है नहीं, उनकी बेटी जो है चीफ मिनिस्टर है, उनके भाई जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं। और ये भी बहुत देखने की जरूरत है कि मरकज और पंजाब की जो सियासत होती है वो हमेशा बहुत गहराई से लिंक्ड होती है। तो क्या इसकी क्या हमें पता है कि फ्रिक्शन भी है थोड़ी सी। आपने अभी भी जिक्र किया कि हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो भी इस सिनेरियो के अंदर कहीं भी नजर आते हैं, हालांकि उन्होंने अपनी बाकायदा 2 सीटें जो हैं वो निकाली थी। तो आया इस चीज को कैसे लेके जाते हैं? और ये भी आप देखिएगा कि अगर नून लीग के अंदर हमजा शहबाज शरीफ का जो अपना रोल है, ग्रास रूट लेवल की जो सियासत है वो सबसे बेस्ट वो जानते हैं। बिल्कुल ठीक। वो इसके हैंड देंगे या नहीं देंगे ये देखने वाली बात है। हमने देखा कि वो एग्जैक्टली बड़े एक्टिव रहे हैं हमजा शहबाज, जो हमने उनका माजी में किरदार देखा। लगारी साहब, ये एक तो मुस्लिम लीग नून को जो सूबे से रिलेटेड इंतजामी जो मामला हैं उनको भी देखना होगा, वहाँ पर मरीम साहिबा का पहला तजुर्बा भी, और उसके साथ साथ जिस तरह से मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो तकसीम हमने देखा, खास तौर पे जब बाय पोल भी हुए उसमें भी देखा, इन इलेक्शंस में भी। तो कितना बड़ा चैलेंज होगा सियासत को भी दोबारा, मुस्लिम लीग नून की सियासत को भी वापस रिवाइव करना और साथ ही साथ सूबे को भी चलाना। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि जिस कदर हमारे अहबाब ने, दोस्तों ने इस तरह से एक हद तक मायूसी का इजहार किया है, हालात तो मायूस कौन है, इसमें कोई शक नहीं। और माशी हालात ऐसे नहीं है, आपके पास फाइनेंसेस नहीं है और आप डिलीवर ज़ाहिर है पैसे से करेंगे, पैसे तो आपके पास है नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कारकर्दगी पब्लिक अपील के लिहाज से ये हमजा से ज़्यादा पोटेंशियल है इनके अंदर पब्लिक अपील का। और हमजा वर्कर्स के साथ अच्छे हैं, और अब मेरे ख्याल में इनको भी उसी तरफ को जाना होगा कि वर्कर्स से करीबी ताल्लुक़ कायम करें। और वर्कर्स से ताल्लुक़ इसलिए नहीं होना चाहिए कि चलें जी लूट मगर करते हैं, हम आप ही हमारा हिस्सा दे दें। असल में डिलीवर करना होगा, जो उनका वर्कर होगा उसको भी डिलीवर करना होगा, जो उनकी हुकूमत होगी उसको भी डिलीवर करना होगा। एक बहुत बड़ी चीज़ जिसकी ज़रूरत है, इनको पेशेंस से चीज़ों को देखना होगा और बहुत ज़्यादा फार साइटेडनेस के साथ देखना होगा। अगर दूरअंदेशी से न देखा तो मामला ख़राब हो सकते हैं। लेकिन इनके अंदर पोटेंशियल मौजूद है, ये नहीं कह सकते हम कि जनाब इसका पोटेंशियल कुछ भी नहीं है और ये उससे कमतर हैं या फलां से कमतर हैं। मैं ऐसा नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि एक खातून के तौर पर और पिछले 2 साल की उनकी जो 2021 से अब तक जो उनकी एक्टिव पॉलिटिक्स है
उससे ये ज़ाहिर होता है कि अनथक खातून हैं और हमेशा इन्वॉल्व रहती हैं चीज़ों में और बहुत ज़्यादा मेहनत से काम लेती हैं, ये साफ लगता है। मैं कहता हूँ कि अगर उन्होंने डिलीवरी की तरफ तवज्जो दी, हुक्मरानी की तरफ नहीं बल्कि डिलीवरी की तरफ तवज्जो दी, तो वो कामयाब होंगे। ठीक है। अब बाकी बाद ऐसे जो उन्होंने मौजूदा निगरान हुकूमत ने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं वो इनके लिए खासे मसाइल का बायस बनेंगे, चैलेंजिंग होंगे। लेकिन देखना यह है कि उनसे कैसे निपटती हैं और चीज़ें किस तरह से लेकर आगे बढ़ती हैं। मामला फहमी जो है वो इनके अंदर ज़्यादा है। हमने हमजा के अंदर कोई मामला फहमी नहीं देखी इस तरह से। ठीक है। और शहबाज शरीफ साहब डिलीवरी पर तवज्जो रखते थे। मैंने उनके साथ कई दफ़ा सफ़र किया है। वो बहुत सा चीज़ों को बहुत पर्सनल लेकर देख रहे होते हैं। सुबह सुबह जो है वो 6 बजे से वो कटिंग मंगवा कर और ब्रीफिंग मंगवा कर वो उस पर ऑर्डर करना शुरू कर देते हैं। ये उनकी खूबी है। फिर हम लाइक वेज मरियम भी ऐसा ही करेंगे। अगेन एग्जैक्टली जो शहबाज शरीफ साहब का बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर जो पंजाब में हमने रोल देखा उसके सभी मोतरफ हैं। शाह साहब ये एक तरफ उनका इन्होंने एक बार्स बड़े हाई सेट किए हुए हैं शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में, और डेफिनेटली पीएमएलएन का जो वोटर सपोर्टर है वो उस वैसी एक्सपेक्टेशंस अब भी लगा रहा होगा। तो मरियम साहिबा के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा। साथ ही साथ फैसल वाडा का ये बयान के बुजदार 2 साबित होंगे पीएमएलएन के लिए। डू यू अग्री विद हिम? देखिए, वाडा साहब की तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होगी, वो अपोनेंट्स के हवाले से करते हैं, लेकिन लगारी साहब ने एक जो बात की, देखिए मरियम नवाज साहिबा शायद फर्स्ट टाइम एक्टिव रोल में तो ज़रूर आई हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो पिछली हुकूमतों के अंदर भी उनकी पार्टी की जो लीडरशिप है और जो पार्टी वर्कर्स है वो कहते रहे कि उनका काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस रहा है बहुत सारे मामलात के अंदर। और वो अब हम कह सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने एक लेगेसी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र की है, वो मरियम नवाज की शक्ल में। कैरेक्टर का अपना एक एम्बिशियस रोल है। देखिए, आप बड़ी एग्रेसिव भी हैं, एम्बिशियस भी हैं, और एक लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि फास्ट पेस पे जो है वो काम करने वाली खातून है, जो हम विजिबली देख रहे हैं पिछले इतने टाइम के अंदर। ज़रूर जो चैलेंज उनको आएगा सबसे बड़ा वो यही है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो एक बेंचमार्क सेट किया हुआ था पीएमएलएन का और जो फेस था एज अ सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर, उसको अगर देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो मरियम नवाज साहिबा टेक ओवर करती हैं। लेकिन एक जो अंदर चैलेंज उनको आएगा, हमजा शहबाज शरीफ के अलावा भी जो पार्टी के सीनियर लीडरशिप है, मेरे ख्याल में उनके हवाले से भी उनके जो ख्यालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है, और वो इसी वजह से कह रहे हैं कि वो एक नई टीम के साथ चलेंगी। तो अब देखना ये होगा कि जो पुराने पीएमएलएन के लीडर्स थे, वर्कर्स थे, क्या वो बस डिस्पोज ऑफ हो गए और वो एक नई टीम के साथ जाएंगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और नई टीम के अंदर उनके पास देखिए ब्यूरोक्रेट्स की जो टीम थी, जो कि कहा जाता था कि बाकायदा जो है वो उनको ट्रेन किया गया विद इन लाइक लास्ट 30 ईयर, पीएमएलएन बाकायदा उनके ऊपर वर्किंग करते रहे, और बाज़ औक़ात ये एक इल्ज़ाम भी आता रहा कि जनाब वो ओवरऑल जो है एक पूरे खेप इन्होंने तैयार की हुई जो कि इनका सिस्टम रन करते हैं। और अब ये देखना होगा क्या है मरियम नवाज साहिबा उस लेगेसी के साथ चलती हैं, उस सिस्टम के साथ चलती हैं कि नहीं, वो अपनी कोई वाइब्रेंट नई पॉलिसी लेके आती है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखें, आज तक पीएमएलएन या पंजाब की जो सेंट्रल पंजाब की लीडरशिप थी, उन्होंने सदर्न पंजाब पे कभी फोकस नहीं किया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि अगर एक न्यू फेस ऑफ पीएमएलएन आया है मरियम नवाज की शक्ल में, तो आया वो सदर्न पंजाब जो कि हमेशा से नेग्लेक्टेड रहा है और वहाँ पे फोकस नहीं रहा इवन जो पीएमएलएन की अपनी गवर्नमेंट का, तो वो उसको कैसे देखती हैं। तीसरा जो बड़ा चैलेंज होगा वो होगा सूबे के साथ ताल्लुकात। देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब वो दूसरे सूबों के साथ, बलूचिस्तान को देख लें, केपी को देख लें, क्योंकि मियां साहब ने जो एक स्टेटमेंट खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से दी कि या हुकूमत भी उनकी मुखालिफ होगी, तो आया वो जो ओवरऑल सूबों के साथ इनका ताल्लुक होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। क्या वो उसी एग्रेसिव टोन में जाएंगी जो कि इलेक्शन से पहले था, जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान था? तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए। एक और सेंट्रल गवर्नमेंट बैठे हुए हैं सेंटर में, और रिसोर्सेज जो कि इस वक्त कंटेंडर हैं पीएमशिप के लिए मुस्लिम लीग नून की जानिब से, और दूसरी जानिब हमने देखा कि पीटीआई भी ये क्लेम कर रही है मियां असलम इकबाल साहब को लेकर कि उनको हम वज़ीर आला पंजाब देखना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए वो भी वेट कर रही है अपने रिजल्ट्स का। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं जहाँ पीटीआई की बात हो रही है, तो मानिए पीटीआई अदालत से सजा याफ्ता हैं जिन पर ताहाल सानिहा 9 मई समेत कई मुकदमात चल रहे हैं। आज उनकी पार्टी की जानिब से, यानी पीटीआई जो अभी आज़ाद कैंडिडेट भी जीते हैं, उनकी जानिब से एक ऐलान किया गया कि मानिए पीटीआई इलेक्शन में धांधली पर IMF को खत लिखने जा रही है, जिसमें यह कहा जाएगा
कीजिएगा कि जितने हलकों में धांधली हुई है वहां पर ऑडिट कराया जाए। तो हमारे पैनलिस्ट ये इस इकदाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिवन द सिचुएशन किस तरह से देख रहे हैं, जहां पर हम ये कह रहे हैं कि मामलात बढ़ने चाहिए, मूव फॉरवर्ड करना चाहिए मामलात को लेकर, तो ये कैसे आगे बढ़ेंगे मामलात अगर इस तरह से IMF को खत लिखा जाएगा? लगारी साहब, आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, इससे पहले क्या हुआ था, जब शौकत तरीन ने 2 वज़राए ख़ज़ाना को, तैमूर सलीम झगड़ा को और मोहसिन लगारी को कहा था कि जनाब आप IMF से इनकार कर दें और उनसे कहें कि जनाब हम इससे आपका जो आप दे रहे हैं ये पैकेज, हम इसका हिस्सा नहीं होंगे। और वो दोनों बड़े सूबों के वज़राए ख़ज़ाना थे उस वक्त, और शौकत तरीन ने ख़ुद वो किया था और ये खुली बात थी, ये छुप कर नहीं किया था। तो उससे डिलीवर क्या हुआ, उससे क्या हासिल हुआ? मैं ये इससे इनकार नहीं करता कि धांधली नहीं हुई है, धांधली हुई है, और धांधली हर तरह से हुई है, हर फरीक की तरफ से हुई है। ऐसा नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा में PTI ने धांधली नहीं की है, बिल्कुल की है। ऐसा नहीं है कि PMLN ने धांधली नहीं की है, ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने नहीं की है, ऐसा नहीं है कि किसी और जमात ने नहीं की है। सब ने अपने हिस्से से। पीर पगारा ने एक दफ़ा कहा था, ये मौजूदा पीर पगारानी इनके वालिद ने, कि आज़ादाना इंतखाब थे, हर शख्स को आज़ादी थी, वो जिस तरह चाहे जीत ले। तो ये सूरत हाल तो रही है, अपनी ताकत लोगों ने इस्तेमाल की है। तो हम ये समझते हैं कि अगर आप मुल्क के मफाद को नहीं देखते हैं और ज़ाती मफाद को देखते हैं तो आप अपने लिए मसाइल पैदा करते हैं। वो लीडरशिप क्यों नहीं है जो बरसगीर की लीडरशिप हुआ करती थी, जिसमें वो मुस्लिम लीग जो कायद आज़म के साथ की लीडरशिप में काम कर रही थी, उनके अंदर कितना पेशेंस था, उनके अंदर चीज़ों को समझने का और मामला फहमी का कितना बड़ा उनके अंदर कितना हौसला था और कितने बड़े पैमाने पर सोच कर फैसले करते थे। मेरे ख्याल में इंतहाई अफसोसनाक है। और इससे क्या कहा जा सकता है, यानी जब हालात खुद अपने लिए उनके लिए ठीक नहीं है और पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है, मुल्क के लिए ठीक नहीं है, आगे बढ़ना होगा हमें, और वो वहाँ पीछे की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल शाह साहब, इसका मतलब है कि PTI अपनी गलतियों से सीख नहीं रही, वही रविश पे चल रही है, फोर्स एक नहीं करना चाह रही, गिव अप नहीं करना चाह रही, तो अगेन मामला तो फिर वहीं थम जाएंगे अगर यही रविश चलती रही। जी, सियासी महाजराई है वो पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। और बार बार हम जो बात कर रहे हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए इससे पहले जो तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने ख़त लिखा तो उनका रिजल्ट आपने देख दिया कि वो आज इलेक्शन नहीं जीत सके। एक वजह, मतलब चाहे वजह उसकी जो भी है, और अगर वाकई बानी PTI ये एक्सपेरिमेंट करना चाहिए IMF देखें, हालांकि ठीक है, शाह साहब से रिकनेक्ट करते हैं। एहतशाम साहब, ये जो मामलात हैं जिस तरह से अभी चल रहे हैं, ऑलरेडी बाहर हम देख रहे हैं कि बैरूनी ममालिक और जो अखबारात हैं, जरीदे हैं, वो इस बारे में लिख रहे हैं, लेकिन अगेन आप वही बात आ जाती है कि आप क्यों स्पेक्टेकल कर रहे हैं, क्यों आप तमाशा बना रहे हैं दुनिया के सामने। PTI क्यों IMF के इस हवाले से ख़त लिखना चाह रही है, बेसिकली मुहर्रिकात क्या हैं? एक जुमला पहले जो बात हो रही थी मरियम नवाज की, वो देखना होगा फ़र्क कि ये शहबाज साहब की तरह काम करती है कि ब्यूरोक्रेसी, जैसे तौकीर शाह था, फवाद हसन था, आज चीमा, उनके ज़रिए काम चलाएंगी या अपने MP से रब्ता रखेंगी। दूसरा, बड़ी फॉर्मेडेबल अपोजिशन PTI की इनको असम्बली में मिलेगी। अब ये जो आपका सवाल है, देखें मुझे उनका, अभी आपने बात की है तो मुझे इनकी पार्टी की MNA बड़ी लीडर शंदाना गुलजार का मुझे वीडियो एक याद आ रहा है। उसने कहा था खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये निकाल के देखने कहा था। देखें ये रवैया लगारी साहब ने भी उस तरफ इशारा किया है कि आप सियासी लड़ाई के साथ साथ आप यही चाहते हैं। ये उन्होंने वही काम किया कि जब जाते जाते उन्होंने पानी, बिजली और गैस की कीमतें कम कर दी थी और IMF का प्रोग्राम जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अब देखें ये तो अब अपनी ज़ाती लड़ाई को उस जगह लेके जा रहे हैं कि जहाँ से खुदा ना खास्ता मुल्क को नुकसान हो। देखें लीडरशिप क्या कहती है, वो जो अपने आप को कहते हैं कि जी मैं तो सियासतदान नहीं हूँ, मैं तो स्टेट्समैन हूँ, तो वो इस तरह की बात नहीं किया करते। तो मेरा ख्याल है ये डेफिनेटली उनको सोचना चाहिए कि इससे करने से क्या होगा। हाँ, इस वक्त गुजरात का शिकार है, डेफिनेटली सारी दुनिया कह रही है कि जी जहाँ आपके कोई इख्तलाफात हो सकते हैं, आपके साथ धांधली वाली बात हो सकती है, तो सारे हमेशा सब लोग यही कहते हैं 12वां इलेक्शन था, सब इलेक्शन में धांधली हुई है। लेकिन सवाल इस वक्त ये कि जी क्या इस वक्त अफोर्ड कर सकते हैं कि इस वक्त आपकी सूरत हाल इक़्तिसादी, सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक लेवल पे जो बिल्कुल पाकिस्तान ताना एक लिहाज से, इस लिहाज से खड़ा है कि खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, एक मुसाइब का एक पहाड़ खड़ा हुआ है, और आप ऐसे में IMF को कह रहे हैं कि जी मैं लिखूंगा और
दूसरे अल्फाज में आप ये कहना चाह रहे हैं कि जी IMF जो है ना अपनी 1.1 बिलियन डॉलर की किस्त ना दे और अगला 6 बिलियन डॉलर का कर्जा भी ना दे, ताकि बाकी वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IFC, बायलैटरल क्रेडिट कोई भी ना सामने आए। नतीजा क्या होगा? खुदा ना खास्ता ये चाहते हैं कि जी वो जो सॉवरन जो कहते हैं कि अपना डिफ़ॉल्ट होना था, पिछली दफ़ा टेक्निकल तो हो गया था, ये सॉवरन डिफ़ॉल्ट की तरफ जाना चाहते हैं। इसी तनाज़र में आमना कुछ लोग ये कह रहे थे कि बहुत अच्छा होता कि इन हालात में PTI को गवर्नमेंट दे दी जाती तो 4 महीने में भाग जाते सारे। लेकिन अब क्योंकि अपोजिशन में बैठना पड़ रहा है, सबसे आसान काम होता है कि आप तनकीद करें, लेकिन वो बात होती है कि कितनी कंस्ट्रक्टिव तनकीद कर रहे हैं आप, इसका मुल्क को कितना नुकसान होगा, आपकी पार्टी के थोड़े से फायदे के लिए इस तक जाएंगे तो आ चुका है। असद, अभी जो हम सारे मामलात में PTI का IMF को खत लिखना, IMF से मुमकिन क्या रद्द-ए-अमल आ सकता है? आप समझते हैं कोई रिस्पॉन्स आएगा? एक तो ये जो एक शॉर्ट लिफ्ट था, रोमांस था कि जी PTI के साथ जो इंडिपेंडेंट्स थे, वो तो मेरे ख्याल में उसकी जो असल जो माजी की PTI है, ये उसकी एक छोटी सी आपको झलक जो है फिर से देखने को मिली है, जिसके अंदर वही वाली बात है खान साहब की कि माय वे और द हाईवे वाली बात। IMF की हद तक देखिए उन्होंने एक खबर तो कल भी आई थी कि जी 26 में से 25 शराइत जो हैं वो पाकिस्तान ने पूरी कर ली हैं। बड़ी अच्छी बात है। 27वीं शर्त जो है वो मैं भी बता देता हूँ कि क्या होगी। वो ये होगी कि जी मुल्क के अंदर जो आपने ट्विटर बंद किया हुआ है 4-5 दिन से, इसको भी शर्तों का एक हिस्सा कर लें तो 27वीं शर्त शायद IMF ये रखते। जहाँ तक खान साहब की अपनी बात रही और उनका बयान रहा, तो इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। ये पहले भी होता रहा है, ये आइंदा भी होता रहेगा जब तक वो एक पॉलिटिकल स्पेस के अंदर हैं, और होना भी चाहिए। और अवाम ने उनको एक मैंडेट भी दिया है, जो भी उनका मैंडेट है, और उसके साथ तो वो काफ़ी कुछ कर सकते हैं। वो अपोजिशन में आके बैठ सकते हैं, वो मरकज़ में बड़ी तगड़ी अपोजिशन कर सकते हैं, वो थ्रू द पार्लियामेंट जो है काफ़ी एक पॉजिटिव रोल कर सकते हैं। हमने 2013 वाले दौर में PTI की एक अच्छी अपोजिशन भी देखी है, वो वाली चीज़ फिर से भी अगर देखी जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये अब कि जी मैं ख़त लिख दूंगा IMF को कि जी क्योंकि इलेक्शन मुतनाज़ा हैं तो आप आगे जाके 1.1 बिलियन की किस्त जो है वो भी कहेंगे जी ना दें, उसके बाद कहेंगे जी नया प्रोग्राम भी ना दें। तो ये तो अब डिपेंड्स अपॉन दी IMF कि वो इस चीज़ को कितना संजीदा लेता है। और दूसरा इसके अंदर मैं ये पॉइंट डालना चाहूँगा कि एक फैसला PTI कर ले। अब उन्होंने उनकी चेयरमैनशिप जो है वो बैरिस्टर गौहर से हटा के अली जफर साहब जो हैं उनको नामजद कर दिए गए, जो 3 मार्च को उनकी इंट्रा पार्टी इलेक्शन है। तो अली जफर साहब फिर इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दें कि PTI की पोजीशन क्या है। हमारी अमेरिका से ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे हैं PTI के, खान साहब के बुरे हैं, या बुध को अच्छे होते हैं, जुमेरात को बुरे होते हैं और जुम्मे को फिर ठीक होने वाले हैं। एक उस पर एक वाज़ेह लाइन ले लें और पार्टी फिर उस पर कायम रहे। ये तो देखें ना कि IMF को ये कहना कि जी के इलेक्शन ही ठीक नहीं है इसलिए इस मुल्क को आप पैसे ना दें, ये तो एक इंडिकेशन है कि उनकी अब जो है वो चेंज हो गया है। बिल्कुल मदद मांगी अमेरिका से, आप कह रहे हैं पैसे ना दें। तरीके के साथ इसको आगे मुतालिका प्लेटफॉर्म है वहाँ पर लेके जाके अपने मामले को सेटल करवा सकती है। शाह साहब, आपका टेक इस पे, आप चूँकि हमने डिस्कनेक्ट हो गया था आफ्ताब से, तो क्या टेक था आपका इस हवाले से? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर IMF को वाकई इमरान खान साहब खत लिखते हैं, बानी चेयरमैन जो है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के साथ सरासर ज्यादती होगी। और ये वही रविश है जो पाकिस्तान को फिर जो है वो आइसोलेशन की तरफ लेके जाएगी। और मैं बिल्कुल भी शायद इस बात से इत्तेफाक न करूं कि ऐसा होना चाहिए। और देखिए, जैसे पहले लगारी साहब शुरू में कह रहे थे कि तैमूर जगड़ा और मोहसिन लगारी ने खत लिखे तो उनका अंजाम भी आपने देखा क्या हुआ। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपके पास मैकेनिज्म है, आपके पास सिस्टम है, वाकई अगर धांधली हुई है तो सिस्टम के थ्रू जाना चाहिए और आप पार्लियामेंट के अंदर बैठकर इस चीजों को कंटेस्ट करें। दूसरी बात है कि बाहर से लोग आके आपके मसाइल हल नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार अगर हम यही बात करते रहे कि आप जब अपोजिशन पे होते हैं तो फिर आप खत लिखना शुरू कर देंगे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को मजीद तबाही की तरफ ले जाने के बजाय आपने इंडिजिनस अपने प्रॉब्लम्स को खुद हल करना है। हाँ, ये भी देखना होगा कि जो इदारे, जो शायद सर्विस ट्रिब्यूनल है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, उसके बाद हमारी अदालतें, क्या वाकई बकौल तहरीक इंसाफ के लीडरशिप के उनके साथ धांधली हुई है और वो रेमेडी देते हैं या नहीं। लेकिन उसका तरीका एक और भी है कि आप इस बार पार्लियामेंट आपके पास है, पार्लियामेंट्री जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर अगर आ गए तो मेरे ख्याल से आप पाकिस्तान को इस वक्त इंटरनेशनल इदारों के थ्रू ब्लैकमेल ना करें, क्योंकि IMF वही शराइत लेके आएगा जो अगर आप हुक्मरान होंगे या शहबाज शरीफ साहब होंगे या जरदारी साहब होंगे, तो मेरे ख्याल में मुल्क बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं तो एक बात कर रहा था कि हमारे यहाँ
सबसे जो बदकिस्मती है सियासतदानों की कि वो सियासी इनकलाबात की बात तो जरूर करते हैं जब तक वो इकतदार में नहीं आते थे। लेकिन कोई भी इसमें कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी यहाँ पर फोर्स करने के अपने थोड़ी सी रविश को बदला जाए और मामलात को आगे बढ़ने दिया जाए, ये अब सोचना होगा मुल्क के बारे में। मजीद टॉपिक्स के हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान हुकूमत साजी के लिए इत्तफाक राय हो चुका है, इस हवाले से पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नवीद कमर ने कहा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर्स हैं वो पीपल्स पार्टी से होंगे। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप के लिए पीपल्स पार्टी की जानिब से 3 नाम इस वक्त ज़ेरे गर्दिश हैं, जिनमें फैसल करीम कुंडी, शुजा खान और ख्वाजा यावर नसीर शामिल हैं। अब सवाल हमारे सामने ये है कि केपी की गवर्नरशिप के लिए मजबूत उम्मीदवार इनमें से कौन सा है और क्यों, इसकी क्या वजह हमारे पैनलिस्ट देख रहे हैं। ये सवाल लेके मैं जाऊंगी जाहिर शाह शराजी की जानिब। सर, आप किसको देख रहे हैं वहाँ पर जो इस वक्त उम्मीदवार है केपी की गवर्नरशिप के लिए, जो सबसे टॉप कैंडिडेट आप कह सकते हैं कि वो है? देखिए, फिर एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को शायद हो सकता है जो फार्मूला तय हुआ है उसके मुताबिक गवर्नर पीपल्स पार्टी का हो। और इस वक्त जो 3 नाम आपने लिए जिसकी गर्दिश भी करें, एक आध नाम और भी है, लेकिन इस वक्त अगर देखें अगर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनती है और अमीनुल्लाह गंडापुर जो कि डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक रखते हैं और जिन्होंने फैसल करीम कुंडी को हराया भी, तो मेरे ख्याल में बैलेंस ऑफ पावर रखने के लिए कोशिश करेंगे जरदारी साहब के वो फैसल करीम कुंडी को ही गवर्नर लगाएं। और आज मैंने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर फैसल करीम कुंडी ने भी एक मैसेज भेजा कि अगला गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वो जियाला होगा। बाकी जो 2 नाम आपने, शुजा साहब का बिल्कुल एक बड़ा रोल रहा है और यावर नसीर साहब का जो नाम लिया जा रहा है, मैं नहीं समझता कि उनको किसी तरीके से भी शायद जरदारी साहब ऑप्ट करेंगे इस ओहदे के लिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट वो चाहती है तसादुम करने के लिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट से खैबर पख्तूनख्वा की, तो उस सूरत में एक ताकतवर गवर्नर जरूरत होगी कि वो आईनी मामलात के अंदर जो तहरीक इंसाफ के आजाद नुमाइंदे के ऊपर अपनी गवर्नमेंट होगी जिसको अमीनुल्लाह गंडापुर जो है वो लीड करेंगे, उसको काउंटर करने के लिए मेरे ख्याल से फैसल करीम कुंडी जो है वो समझा जाएगा कि वो एक बड़े मौजूद कैंडिडेट है। लेकिन अब ये देखना होगा कि वाकई ये कितने टर्म के लिए चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि जब बैरिस्टर मसूद कोसर को उन्होंने 2 साल के लिए गवर्नर बनाया, उसके बाद इन्होंने जो है वो शौकत खान को जो है शौकत जो बाजोड़ एजेंसी थे उनको गवर्नर बनाया, तो वो टर्म्स भी हुई 1-1 साल 1.5 साल की। आज एक बड़ी अजीब सी रेस्पॉन्स हुई है, कबायली इलाकों के जो नुमाइंदा थे पीपल्स पार्टी के, उनका ये मुतालबा है कि जनाब जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा होना चाहिए वो कबायली इलाकों से होना चाहिए। तो अब एक नई बहस भी पीपल्स पार्टी के अंदर भी छिड़ रही है, क्या है वाकई गवर्नर जो कि ओवरऑल देखेगा न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट को भी और जो है वो इन्फ्लुएंस करेगा पीपल्स पार्टी की पोजीशन को इस सूबे के अंदर जहां वो मुकम्मल तौर पर विप आउट हुई है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि एक तो पीपल्स पार्टी की साख की रिवाइवल के लिए गवर्नर जो है ताकतवर होना चाहिए, दूसरा वो अमीनुल्लाह गंडापुर के यहाँ पे एक बड़े एग्रेसिव किस्म के चीफ मिनिस्टर के तौर पे देखे जाते हैं, उनके उम्मीदवार के तौर पे देखा जा रहा है अली अमीन गंडापुर को। एहतशाम साहब, आप किसको देख रहे हैं यहाँ पे गवर्नरशिप के लिए? पीपल्स पार्टी के जो 3 उम्मीदवार सामने हैं हमारे इस वक्त। आमना, मैं इसको किसी और एंगल से देख रहा हूँ। ठीक है, मतलब है कि अब ये फैसला हो गया है और ये वफाक का प्रेरोगेटिव होता है कि किसको गवर्नर लगाया जाए, और ये भी देखना होता है कि मरकज़ अपने फेडरेटिंग यूनिट के साथ ताल्लुकात कैसे रखना चाहता है। देखिए, एक तरफ यह है कि वहाँ पे केपी में पीटीआई 2/3 मेजॉरिटी है, उसके बाद आप देखें ना दूसरा तजर्बा पंजाब के बाद आप केपी में करने जा रहे हैं, तो जब हम रो रहे हैं सियासी इस्तेकाम, ये तो लड़ाई झगड़े होंगे, ये डिस्टेबलाइज करने का फैक्टर यहाँ भी आएगा। तो मेरा अपना ख्याल है कि आगे चल के इस हवाले से बहुत मुश्किलात होंगी। अब होना चाहिए, देखें ना कामरान टसोरी साहब को कंटिन्यू करने का फैसला किया गया, अगरचे वहाँ होना ही चाहिए था कि पीपल्स पार्टी कहती सिंध में कि जी हमारी मेजॉरिटी है, हम अपना बंदा लगाएंगे, वहाँ वो मान गए। अब यहाँ पे मुझे लगता है कि फैसल करीम कुंडी अगर तो धीमे मिजाज से चलते रहे, अगर फैसला यही हुआ कि आपने आराम से रहना है और कोई इतनी मसाइल नहीं क्रिएट करने, फिर तो बात बन जाएगी। लेकिन आमना असल मसला यह है कि पीपल्स पार्टी अब जो कहा जाता है कि सिर्फ सिंध के हद तक महदूद होकर रहेगी। पंजाब में आप देख लें, ज़ाहिर उनका गवर्नर जाएगा, वो कोशिश करेगा किसी तरीके से लोगों को रिवाइव किया जाए, जो लोग नाराज़ होकर चले गए पीपल्स पार्टी से। वही पंजाब जिससे जीत के भुट्टो साहब जीते, उसके बाद 2 दफ़ा आप देख लें कि मरूमा बेनज़ीर साहबा जीत के आई थी, वहाँ पे अब कोई बात ऐसी नहीं है। केपी में तो बिल्कुल ऑलमोस्ट साफ ही है, या है ही नहीं है पीटीआई पीपल्स पार्टी।
तो मेरा ख्याल देखने वाली बात यह है कि ये किस तरह की सिनर्जी डेवलप करना चाहते हैं। और मरकज़ और फेडरेटिंग यूनिट, मुझे लगता है कि सियासी इस्तेकाम और दूर होगा और हमारे लिए मुश्किलात पैदा होगी। बेहतर यह है या तो वाइब्स ऐसी दे दी जाएँ या मैसेज ऐसे दे दिया जाए कि जब गवर्नर लगा रहे हैं लेकिन ये आईनी होता है, असल काम होगा, हमको इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, यहाँ आके डेरा लगा के हम आपको डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे, तो फिर सूरत हाल को मेरा ख्याल बेहतर होगी। अदरवाइज कोई इतनी अच्छी वाइब नहीं मिल रही। जी ठीक है, लगारी साहब आपका इस पे क्या टेक है? आप क्या किस मामला को देख रहे हैं और आप अग्री करते हैं? जैसे फैसल करीम कुंडी इस वक्त समझा जा रहा है कि मजबूत उम्मीदवार हैं। दोनों चीफ मिनिस्टर और गवर्नर अगर डरा इस्माइल खान से होंगे तो फिर जाहिर शाह तो तालियां बजाए ना बजाए, मैं तो बजा रहा हूँ। यानी फैसल करीम कुंडी साहब भी आप कह रहे हैं डेरा इस्माइल खान? दोनों डेरा इस्माइल खान के एक ही हल्के के हैं, एक ही जगह के हैं ना, दोनों के दोनों। फैसल करीम कुंडी भी और अपना अमीनुल्लाह गंडापुर साहब भी, तो ये दोनों एक ही हल्के से हैं जी। और वैसे फैसल करीम कुंडी पार्टी लीडरशिप से बहुत करीब रहे हैं, कम से कम 5-6 साल, बल्कि इससे ज़्यादा अरसे तक तो मैं जानता हूँ कि वो रेगुलर विजिटर हैं जरदारी हाउस के भी और बहुत एक्टिव हैं और रहते हैं खैबर पख्तूनख्वा से। एक ये होते हैं, एक अखूनज़ादा चट्टान होते हैं और इस तरह 1-2 लोग और होते हैं जो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और इनका एक्टिव होना जो है वो ज़्यादा पार्टी के लिए भी और यहाँ की सियासत के लिए भी बहुत ज़्यादा सूदमंद होगा। मैं नहीं समझता हूँ कि महाजराई गैर ज़रूरी महाजराई की तरफ जाएंगे, लेकिन बहरहाल एक गवर्नेंस में तवाज़ुन जो है वो इनके आने से हो सकता है फैसल करीम कुंडी से। फैसल करीम कुंडी एक मरतबा मौलाना को हरा चुके हैं और उसके बाद मौलाना से एक ज़माने में हार भी चुके हैं, लेकिन ये हल्का मौलाना के हाथ से निकल गया है। अब ये जो है वो अपना गंडापुर साहब के पास है और उनके पास भी नहीं है अभी तक कुंडी साहब के पास। कुंडी साहब वैसे ये होगा कि जब गवर्नरशिप से रिटायर होंगे तो 2 साल के लिए वो हो जाएंगे, यानी कि उनको फिर गैप करना पड़ेगा सियासत से, तो किसी इंतखाबी सतह में जा नहीं सकेंगे। क्या वो ये सूरत हाल कबूल करते हैं देखें, लेकिन वो उम्मीदवार ठीक हैं, बहुत अच्छे हैं। सही। असद, आप किस तरह से देख रहे हैं? आप जो हमने ख़ास तौर पे जो पीपल्स पार्टी गवर्नरशिप को लेके एक्टिव है और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा में जो हम एक तालमेल देख रहे हैं अली अमीन गंडापुर और उनके साथ साथ अगर फैसल करीम कुंडी आ जाते हैं तो वो ये क्या मामला होगा फिर? जी, ज़्यादा नाम फैसल करीम कुंडी साहब का ही चल रहा है कि वो वहाँ पे गवर्नरशिप संभालेंगे। देखिए जी, ये जो मसला केपी का है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वहाँ पे होंगे और फिर इनके गवर्नर होंगे, इसी किस्म की चीज़ें जो है ये एक अक्स है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त क्या एग्जैक्टली अपनी चाह रही है फॉर्मेशन और क्या अपने लिए चाह रही है पूरी इस गवर्नमेंट में पूरे पाकिस्तान के अंदर। अब अगर सिर्फ मरकज़ की थोड़ी देर के लिए बात की जाए तो उन्होंने जो पोजीशंस मांगी हैं, यानी कि प्रेसिडेंसी और गवर्नरशिप पंजाब की और गवर्नरशिप यहाँ पे केपी की, तो वो इस वक्त यही दिखा रहे हैं कि वो खुद भी इतने कॉन्फिडेंट नहीं है इस चीज़ के बारे में कि इतना अहम पोर्टफोलियो इस गवर्नमेंट में लिया जाए। अब रही बात केपी की, केपी उस तरह से एक बहुत ही अहम सूबा बन जाता है और उसमें जाहिर है पीटीआई के ज़्यादा उम्मीदवार उनकी अक्सरियत है, लेकिन पीटीआई के अपने इशूज़ भी जो हैं उनको बड़ी जल्दी रिजॉल्व करने पड़ेंगे। देखिए, सबसे बड़ा जी उसके अंदर इशू एक तो उनकी रिजर्व सीट्स का है। उन्होंने एक पार्टी के साथ अब वो ज्वाइन तो हो गए हैं, लेकिन अब उसके बाद रिजर्व सीटों के ऊपर अगर बड़ी आसानी से उनको मिल जाएंगी तो मैं बड़ा हैरान हूँगा। उसके अलावा आप ये भी देख लें, वो जो पिछले हफ्ते कमिश्नर रावलपिंडी वाला सारा फियास्को हुआ था, अब उनका भी बयान आ गया कि जी मुझे पीटीआई की तरफ से ऑफर आई थी जी कि मुझे पीटीआई से ऑफर आई थी कि मुझे को बड़ा अहम मुद्दा दे देंगे वो, और ये चीज़ भी देखें जी अब इसकी वजह से ये चीज़ भी पीटीआई के साथ अगर जुड़ जाएगी तो इनको इस चीज़ को भी फेस करना पड़ेगा और इसके ऊपर को पता नहीं कि जी क्या जी कि इसको पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो मसले बहुत ज़्यादा हैं। ये बड़ी, मैं फिर से दोहराऊंगा इस बात को कि इसके अंदर ये जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी हमें कहा था कि जी आएगी पीटीआई के अंदर, इस सारे मामलात के अंदर जो उनके साथ हुए हैं वो इस वक्त तो नहीं नज़र आ रही। जो पिछले ही हम ब्रेक से पहले IMF वाली बात कर रहे थे, ना उससे नज़र आ रही है, ना इस चीज़ से नज़र आ रही है कि वो अपनी गवर्नेंस के अंदर जो चीज़ें हैं उन मामलात को आप सीधा करें, रिजर्व सीटें लें, आप अपनी जो आपको सीटें मिल चुकी हैं जिनके ऊपर कोई किस्म का सवाल नहीं है उनको यूज़ करते हुए ऑपोजिशन करें और केपी में गवर्नेंस करें, ना कि आप इस किस्म के बयान दें जो वो दे रहे हैं बानी पीटीआई। बिल्कुल ठीक है, हमारे पैनलिस्ट की इस पर राय आ चुकी है। जिस तरह से नाजरीन हमने अभी सियासत पर जो गुफ्तगू की है, इसी तरह से अगर हम देखें दुनिया में जो सारे इस वक्त सिचुएशन चल रही है, इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो इस वक्त जो सबसे बड़ा
हॉट टॉपिक हम देख रहे हैं जो आज हमने आलमी अदालत इंसाफ में भी जो ज़ेर बहस रहा वो गज़ा की सूरत हाल है। वो अक़वाम जो जानवरों के हुकूक के लिए सड़कों पर निकल आती है, गज़ा में इंसानों के बेदरे कत्ल पर इनके अंदर की इंसानियत नहीं जाग रही। आलमी अदालत इंसाफ में समाअत का तीसरा रोज़ है। आलमी अदालत इंसाफ में रूस ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा कि गज़ा में हम शहरियों के खिलाफ तशद्दुद के हक़ के दिफा को कबूल नहीं कर सकते और इसराइल की तमाम खिलाफ वर्जियों का बेहतरीन हल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम है। दूसरी जानिब इसराइल ने इत्तेहादी ममालिक को 2 रियासती हल का मुतालबा भी मुस्तरद कर दिया है। इसराइल की मदद के लिए अमरीका विटो के बाद आलमी अदालत इंसाफ पर भी दबाव डालने लगा है। ICJ के से अपील कर दी है कि इसराइल के खिलाफ कोई फैसला ना दिया जाए। तो इस तमाम सूरत हाल में सवाल ये है कि अमन का अलम बरदार अमरीका गजा में जंग बंदी के खिलाफ क्यों है, क्यों विटो किया जा रहा है? इसका आगाज़ करूँगी लगारी साहब आपसे, कैसे देख रहे हैं इस मामले को? इतना हसास मामला, उस पे इतनी बेहिसी, ख़ास तौर पे जो अमेरिका के हवाले से हम देख रहे हैं कि वो तो जंग बंदी चाह ही नहीं रहा किसी तरीके से भी। एक तो ये कि अमेरिका को किसने कहा है कि वो अमन का नंबरदार है या उसका अमन से कोई ताल्लुक है? एक इंतहाई ऐसी सुपर पावर है जो गैर जिम्मेदार सुपर पावर है। इससे पहले भी सुपर पावर दुनिया में नहीं है। बरतानिया रहा है और हमारे तुर्की रहा है। तुर्की के तुर्कान उस्मान जो रहे हैं वो रहे हैं सुपर पावर, और एक हद तक मुख्तलिफ इलाकों के लिए फ्रांस भी रहा है। लेकिन इंतहाई गैर जिम्मेदार सुपर पावर जो है वो अमेरिका रहा है। अमेरिका ने आलमी अमन में कोई किरदार अदा नहीं किया। उसका एजेंडा ही आलमी अमन की तबाही है। मसला ये है कि ये जब बुश से पूछा गया था कि जनाब आपने बड़ा अच्छा किया था, दूसरी आलमी जंग के बाद आपने जो है वो मार्शल प्लान के ज़रिए मईशतों को मजबूत किया था, तो फ़ौरन चिढ़ गया। उसने कहा नहीं, हमारा काम नहीं था, यह डेमोक्रेट्स का काम था, हम ऐसा काम नहीं करते, हमारी इकनॉमी ही जंग है। जिनकी इकनॉमी ही जंग है तो फिर वो अमन की बात कहाँ से करेंगे और अमन से उनका क्या ताल्लुक होगा? मेरे ख्याल में अमेरिका ने बहुत आग से खेला है और इस वाक़े को 75-76 साल हो रहे हैं और इसराइल खूनरेज़ी कर रहा है, फ़लस्तीनियों का खून बहा रहा है और ये बहुत ही बेरहमाना खूनरेज़ी हुई है जिस मतलब। अच्छा, ये दिफा का हक़ है, इसको दिफा का हक़ कहेंगे? यानी दिफा का हक़ आपका कहाँ से हो गया? अपने हत्ते शहरियों से आपके दिफा को क्या ख़तरा है? कम सिन बच्चों से आपके दिफा को क्या ख़तरा है? और वो बूढ़ी औरतों से या दोशीज़ाओं से आपके अमन को क्या ख़तरा है? और बूढ़े लोगों से आपके अमन को क्या ख़तरा है? कौन से इसराइल के अमन को ख़तरा है और किस लिए इसराइल जो है वो उसको इस्तेमाल कर रहा है कि जनाब हम अपना जो है दिफा का हक़ इस्तेमाल करें? दिफा का हक़ हुआ कहाँ से, कैसे हो गया है? सही। मेरे ख्याल में ये तारीख़ में जब भी सुपर पावर्स की तारीख लिखी जाएगी अमेरिका को एक गैर जिम्मेदार सुपर पावर लिखा जाएगा। ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के मामले में, कश्मीर के मामले में और दीगर बहुत से मामलात में उसने आग को भड़काया है, आग को कम नहीं किया है, अमन के लिए कोई बात नहीं किया है और बदअमनी के लिए बात की है। ठीक है असद, आप ICJ से इंसाफ की कोई तवक्को रख रहे हैं? उम्मीद है कि वहाँ से कुछ ये मामलात पे कहा जाएगा कि भाई ये जो जंग बंदी है सीज़ फायर होना चाहिए, क्योंकि अमेरिका का एक दबाव भी है वहाँ पर? जी, ICJ की तरफ से तो जो ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स है उनका नतीजा तो हमें देखने को मिल ही जाएगा। अमेरिका ज़ाहिर है उनका जो माजी का एक स्टांस था वो उसी के ऊपर एक तरफ से चल रहे हैं और कोई भी शख्स जो है, ये तो चले पूरा मुल्क है जो इजराइल की साइड ले रहा है इसके ऊपर, ये तो बहुत मजम्मत करनी चाहिए इस चीज़ की, नंबर 1। और नंबर 2 देखें जी, अमेरिका में इस साल उनका भी एक इलेक्शन है नवंबर के अंदर, और जो इस वक्त 2 कैंडिडेट्स जो उनके हैं, डोनाल्ड ट्रंप फ्रंट रनर रिपब्लिकन पार्टी के हैं और जो बाइडन जो हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी के फ्रंट रनर हैं। और अभी वहाँ पे डिबेट जो है जो छिड़ी हुई है कि आप इन दोनों की अगर सिर्फ एज फैक्टर को एनालाइज कर लें तो वही डिबेट अभी तक ख़त्म नहीं हुई। दूसरा समझने की ये ज़रूरत है कि हम हमारे मुल्क में तो एक जिक्र करते हैं इस्टेब्लिशमेंट का, एक अमेरिका के अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट है और उसका भी एक प्रेशर होता है जो प्रेसिडेंसी के ऊपर ख़ास तौर पर पड़ता है। और
और उसकी ही बेसिस के ऊपर ये सारे इकदाम जो हैं, ये जो प्रो इजराइल हैं, ये लिए जाते हैं और हमेशा से लिए जा रहे हैं। ये देखें आपके, और अब नज़र हमें ये आ रहा है कि उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। वो प्रेशर आप सोशल मीडिया का कह लें, वो एक्टिविस्ट का कह लें, वो उनके तमाम सेलिब्रिटीज़ का कह लें, वो उनके ऊपर पड़ रहा है, लेकिन अभी तक वो अपनी पोजीशन से हिले नहीं है। और मैं फिर से इस चीज़ का जिक्र करूँगा कि उनका भी एक इलेक्शन है और उनके इलेक्शन के अंदर ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग टॉकिंग पॉइंट होगा, क्योंकि उनका अपना मुल्क भी जो है इस इशू पर डिवाइडेड है। पाकिस्तान और बाकी दीगर ममालिक जो हैं वो तो एक साइड के ऊपर है, लेकिन उनका मुल्क के अंदर एक डिवीजन है इस टॉपिक के ऊपर, और ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की हद तक बहुत हमें क्लोजली देखना पड़ेगा कि दोनों जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं इनके वो किस साइड को लेते हैं। और इस वक्त डेमोक्रेटिक पार्टी क्योंकि वो पावर में है, उनका तो बयानिया हमारे सामने है, वो जिस तरह हर चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं। आया रिपब्लिकन पार्टी के अंदर इस चीज़ के अंदर कोई बदलाव आएगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन चूंकि उनका इलेक्शन है तो उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो इस वक्त और किसी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगी। ठीक, एहतशाम साहब आप कैसे देख रहे हैं सारे मामले को? देखिए, ये जो सिक्योरिटी काउंसिल ने तीसरी मरतबा अमेरिका ने करारदाद को वीटो किया है, उसको जो उन्होंने तोजीह दिया, हमने वो ये कह रहे हैं कि जी हमने इसलिए वीटो किया है कि हम एक और करारदाद लेके आ रहे हैं जो इससे बेहतर होगी। इन अदर वर्ड्स वो कह रहे हैं कि हम 2 स्टेट की जो बात कर रहे हैं उसको आगे लेके जाएंगे, जिसको इजराइल ने तो रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, देखिए, आयरनी ये है कि यही आदमी अदालतें, जो इंसाफ की अदालत है, इससे पहले बावजूद दबाव के वो एक करारदाद मंजूर कर चुकी है कि जी जंग बंदी होनी चाहिए, वो जो नहीं हुई। उसके बाद आप देखते हैं अमेरिका नमक किस तरह जख्मों पे छिड़क रहा है कि एक तरफ कह रहा है कि जी हम चाहते हैं कि खूनखारी ना हो, दूसरी तरफ आप देख लें 3 दिन पहले $20 बिलियन का एक मिलिट्री पैकेज इजराइल के लिए मंजूर किया उन्होंने। वहाँ पे तो लोग जो इजराइल के लिए जी रहे हैं, उनके अदारे भी देख लें, उनका मीडिया भी देख लें। इस सारे मामले में साउथ अफ्रीका देखें, उसने एक गैर मुस्लिम होकर उसने तल्लुकात ख़राब किए, दूसरा ब्राज़ील ने किया है। हमारे 54 ममालिक जो है ना, उन्होंने इस हवाले से कोई कुछ भी नहीं किया कि वो कम अज़ कम वही, और कुछ नहीं तो ज़ुबानी कलामी कोई तकड़ी किस्म की मजम्मत कर दें, वो भी नज़र नहीं आ रही। अब होने से क्या जा रहा है, देखिए अब जिस तरीके से इतने बुरे तरीके से उनकी क्लिनजिंग हो रही है कि अब कहा जा रहा है कि जी अगले साल अगर ये यही जंग रही तो अगले 2-3 महीने में 86,000 नए लोग जो है ना वो मारे जाएंगे वहाँ पे गजा में और बाकी जगहों। डायरेक्टली एक तो आप देख लें कि वहाँ से लोग जा रहे हैं, उसके अलावा इनडायरेक्टली जो भूख अफलास से लोग मर रहे हैं वो अपनी जगह पर एक क्राइसिस है। एक चीज़ जो मुझे सिल्वर लाइनिंग लग रही है कि बावजूद इस बात के कि ट्रंप भी आउट ऑफ द वे जाके उनको सपोर्ट करता है, और आपको याद है कि ट्रंप ने कहा था कि एम्बेसी जो है ना वो यरूशलेम में लेके जाऊंगा, और वो ले गया था बावजूद इस बात के कि वो मकबूजा इलाका है। लेकिन इस हवाले से वो बार बार पिछले दिनों भी मैं देख रहा था इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि मैं ये फॉरेन जंगों पर एक पैसा खर्च नहीं करूँगा। तो इन सो मनी वर्ड वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम जो सपोर्ट करते हैं बाहर की दुनिया में पैसा खर्च करके लोगों को पालते हैं, नहीं करेंगे। लेकिन बात यह है कि यहूदी लॉबी इतनी आमना स्ट्रांग है वहाँ पे, चाहे मीडिया है, चाहे इंडस्ट्री है, जो कुछ भी है, आंखें बंद करके उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले दिनों में कुछ हो सकता है। अब रशिया पे भी दबाव बढ़ रहा है, रशिया को तो कॉर्नर अमेरिका ने ऐसा किया यूक्रेन के हवाले से कि पूरे नेटो के ममालिक जो है ना डर गए, और स्वीडन भी मेंबर बन रहा है उसका, नॉर्वे भी बन रहा है, सारे के सारे। तो मेरा ख्याल अमेरिका की लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो कहा जा रहा था कि जी आलमी जंगों से निकलेंगे और बड़ा किरदार अदा करेंगे, ये 2 स्टेट का किरदार जो अदा हो जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ। अब तो देख रहे हैं कि इजराइल टोटली मुकर रहा है ऐसे कि नहीं 2 स्टेट, वो इसको खत्म ही करेंगे पूरे इलाके को। जी शाह साहब, आप आने वाले दिनों में इसका कोई नतीजा निकलता हुआ, कोई मस्बत नतीजा निकलता हुआ देख रहे हैं इस मामले का? देखिए, अगर तमाम दुनिया शमूल है, अमेरिका चाहे वो सुपर पावर है या नहीं, और बरतानिया और जितने बाकी हैं, अगर वो फलस्तीनियों की नस्लकुशी कर रहे हैं ओपनली, और यूएन के जो है ना वो अम्ब्रेला के नीचे, देखिए बहुत बड़ी बदकिस्मती है। और ये तमाम जूइश कम्युनिटी की हम बात नहीं करते, अगर आप देखा जाए गजा को उन्होंने फ्लैट कर दिया, अब रफा तक ये पहुंच गए हैं, बाकी उसके अलावा कारपेट बॉम्बिंग शुरू हो गई है। तो अब आप किसको बचाना चाह रहे हैं? दूसरा देखिए, इंडोर्स किया जा रहा है, इंटरनेशनल कम्युनिटी इस वक्त जेनोसाइड कर रही है फलस्तीनियों की और मुसलमानों की। अब देखिए 3 जो सदूर थे, चाहे आप ओबामा को देखें, बिल क्लिंटन को देखें और बुश को देखें, इन तीनों ने पिछले 30 सालों के अंदर 9 से 10 इस्लामी ममालिक के अंदर इन्वेजन की और 60 लाख से ज्यादा लोग मारे हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि ये मुसलमानों का जेनोसाइड है या नहीं। दूसरा देखें, इस वक्त जो खूनी लॉबी है अमेरिका के अंदर या तमाम दुनिया के अंदर, वो इंतहाई इफेक्टिव है। वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी असरअंदाज है, वो IMF को भी कंट्रोल करती है, वर्ल्ड बैंक को भी करती है, और यूएन के इदारों को भी करती है। तो आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से क्या उम्मीद करेंगे? क्या वो फलस्तीनियों को बचाने के लिए आएगी?
देखिए ओवरऑल एक बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे जो OIC ममालिक हैं या अरब लीग है वो बिल्कुल नाकाम रही है इस तमाम चीज को इवन कंडेम करने में। और एक और जो अहम चीज है वो ये है एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन हैं। मेरे ख्याल में जो इस वक्त सेहूनी जो ज़ायनिस्ट हैं उनके एक एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन है। आज वो गजा और जो फलस्तीनी एरियाज को फ्लैट कर रहे हैं, उसके बाद ये जॉर्डन की तरफ बढ़ेंगे, सीरिया की तरफ बढ़ेंगे और मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा खतरा होगा अगर इसको ओवरऑल काउंटर नहीं किया जाता। और इम्पोर्टेंट चीज जो है इस वक्त आप देखें अमेरिका बशमूल उसके इत्तेहादियों के ओपनली सपोर्ट कर रहा है इसराइल के इस एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन को और साथ साथ जो फलस्तीनियों की जो नस्लकुशी है उसको। तो देखिए हमें हिस्ट्री के अंदर अब 10 साल बाद 20 साल बाद शायद जितना जुल्म हो रहा है इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक पूरी नस्ल खत्म की जा रही है। आपने एज वाइज देखे तमाम बड़े खत्म हो गए, जवान खत्म हो गए, अब एक बच्चों की जिस तरीके से जो कत्लेआम किया जा रहा है ये एक प्रॉपर प्लान का हिस्सा है क्योंकि इजराइल बिल्कुल सही है, सही आप सही कह रहे हैं। इस वक्त बड़ी दर्दनाक कहानियां हमारे सामने मौजूद हैं और जो तस्वीर 2 ने अब्सटेन किया है, हम ना बाकी 15 ममालिक साथ थे। अब देखिए 5 परमानेंट है और 10 जो है ना गैर परमानेंट ममालिक है। उसमें बरतानिया और अमेरिका खिलाफ ने अल्जेरिया का मूव किया हुआ ये था अपना करारदाद जिसको उठा के फेंक दिया गया। बिल्कुल ठीक है, आप सबका इस हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने आ चुका हुआ है। एहतशाम साहब, नज़ीर लगारी साहब, ज़ाहिर शाह शराजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बेहद शुक्रिया। और जिस तरह से जो हम मामला देख रहे हैं गजा में दिन ब दिन वहाँ पर सिचुएशन जो बदतरीन होती चली जा रही है और उसमें अभी तक कोई हल हमें दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि बड़े पैमाने पर नुकसान तो हो चुका है। उसके बाद जो भूख और अफलास के वहाँ पर डेरे हैं उससे जो अलग से लोग मर रहे हैं, मुतासिर हो रहे हैं, वो भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। तो उसके लिए अब हम दुआई कर सकते हैं और जो सोए हुए ज़मीर हैं अल्लाह करे वो भी जाग जाएं और इस मामले का कोई हल निकल आए। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। कल आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।